चलिए बच्चे, गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। बातें खत्म, बुक लाए हो मेरी सब लोग? ठीक है, साथ में रखेंगे। ये बुक का ही है जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, मेरी बुक की ही कॉपी है। ऑनलाइन बच्चों आपके पास भी बुक है तो आप भी बुक साथ में रखिएगा। फाइन, चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट। हमने अभी एडमिशन कंप्लीट किया। किसी को आइडिया है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? रिटायरमेंट, रिटायर, इसमें क्या पूछने की बात है? सही बात। ओके, सो देखिए अभी तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े, पहला पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दूसरा गुडविल, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, चौथा चैप्टर आपने पढ़ा एडमिशन। वहां पे क्या हो रहा था कि मान लीजिए 3 नए पार्टनर है और एक नया आ रहा है, वो चौथा चैप्टर पढ़ा। अब जो चैप्टर है कि कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट। बच्चों इससे अगला चैप्टर जो है वो है डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ। आपकी बुक में ये चैप्टर अलग अलग दिए हुए हैं बट आई डोंट टेक इट एज सेपरेट, ठीक है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि बात तो वही हुई। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ, ए बी सी डी अगर 4 पार्टनर हैं, अब डी चाहता है कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, मुझे और कंटिन्यू नहीं करना, अपनी मर्जी से वो छोड़ना चाह रहा है, तो वो हो गया रिटायरमेंट, ठीक है। अगर इनका बुलावा आ गया परलोक से, चले गए, डेथ। लेकिन बात तो वही हुई ना कि ये बिजनेस छोड़ के चला गया, चाहे वो अपनी मर्जी से गया चाहे प्रभु ने बुला लिया। कहने का मतलब चाहे ये रिटायरमेंट चैप्टर हो चाहे डेथ चैप्टर हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। सिर्फ कहने के लिए ये 2 चैप्टर है, वैसे एक ही चैप्टर है। आई कैन राइट रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेम। तो फिर 2 चैप्टर क्यों बनाए? एक ही बना देते। 2 साल पहले तक की जो ग्रेवाल थी उसमें एक ही चैप्टर था, रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ लिख के वो चैप्टर दिया हुआ था। अब इन्होंने अलग कर दिया। रीजन 2 है। 2 रीजन क्या है? कोई बताना चाहेगा रिटायरमेंट और डेथ में अंतर क्या है? दोनों ही सिचुएशन में पार्टनर चला गया बिजनेस छोड़ के, तो रिटायरमेंट और डेथ में अंतर क्या हुआ? रिटायरमेंट विलिंगली होती है। रिटायरमेंट विलिंगली होती है, मर्जी से, और डेथ पे तो किसी की मर्जी चलती नहीं है। वेरी गुड एग्जाम्पल। और हाँ जी, और वेरी गुड, रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे, डेथ की प्लानिंग हम नहीं कर सकते। गुड आंसर, ये बुक में दिया हुआ है जो आपने बताया। हाँ, और बताओ और क्या अंतर है रिटायरमेंट और डेथ में? चलिए देखिए, इसने जो सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे इसने बताया, जो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इम्पैक्ट करेगा कि रिटायरमेंट प्लान की जा सकती है, डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते, राइट। मान लेते हैं कि डी को रिटायर होना है, ये प्लान कर सकता है कि मैं आने वाली 31 मार्च 24 को रिटायर हो जाऊंगा। क्या डेथ में प्लानिंग हो सकती है कि मैं 31 मार्च को प्रभु जी आएंगे मुझे लेने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो कहने का मतलब, प्लीज बच्चों, ये जो डेथ होगी वो कभी भी हो सकती है, साल के किसी भी दिन हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो डेथ वाला जो चैप्टर है, हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? जैसे मान लेते हैं कि लास्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी थी 31 मार्च 23 को, ठीक है जी, उसके 3 महीने के बाद इसकी डेथ हो गई। सो इन 3 महीनों का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना उसको, चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हो साल के बीच में, लेकिन जो 3 महीने काम करके इसकी डेथ हुई है आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। से यस। तो रिटायरमेंट और डेथ का सबसे बड़ा अंतर है, दिस कैन बी प्लान्ड। आप साल के आखिरी दिन पे रिटायरमेंट ले सकते हैं। डेथ हमेशा और डेट्स पे होगी, और डेथ के क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। सबसे बड़ा डिफरेंस। एक और डिफरेंस है कि डी अगर मर्जी से बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो जो भी डी का हिसाब किताब है आप उसके हाथ में दे दीजिए कि ले बेटा तेरे पैसे बन रहे हैं तू ले जा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर डी चल बसा तो इसका हिसाब किसके साथ किया जाएगा? घर वालों के साथ, जो लीगल हायर होंगे। सो कहने का मतलब इन दोनों चैप्टर में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि अगर रिटायरमेंट है तो जाते हुए पार्टनर के पैसे उसके हाथ में दिए जाएंगे, और अगर डेथ है तो उसके लीगल हायर जो होंगे, उनके बीवी बच्चे घर वाले जो भी होंगे एग्जीक्यूटर, उनको दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही रहेगी, कैलकुलेशंस वही रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा।
अगर आप डेथ का चैप्टर खोल के भी देखेंगे तो वहां पे सिर्फ ये 2 पॉइंट अलग दे रखे हैं, बाकी बोला है सेम एज रिटायरमेंट, नथिंग न्यू। समझ में आ रहा है? यानी चैप्टर 2 नहीं, एक ही पढ़ना है। चले आगे। चलिए, अभी फिलहाल हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, बट मैंने आपको बताया इसलिए कि आपको कंफर्ट आ जाए कि 2 चैप्टर नहीं पढ़ने, रिटायरमेंट को लेके सिर्फ एक ही पढ़ना है। रिटायरमेंट डेथ के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। चलिए, कोट ऑफ द डे पढ़ते हैं पहले इस चैप्टर को लेके। मैंने इतना कुछ लिख दिया कि मेरा कोट छिप गया, इतना अच्छा। हटाओ इसको जी। कोट पढ़ते हैं। रिटायरमेंट इज व्हेन यू स्टॉप लिविंग एट वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग एट लिविंग। क्या समझ में आया यादव जी आपको? कुछ समझ नहीं आया? गहरी बातें तेरे को समझ ही नहीं आती। एनीवेज, चलिए, कोट अच्छा है। रिटायरमेंट इज व्हेन यू स्टॉप लिविंग एट वर्क एंड स्टार्ट वर्किंग एट लिविंग। जीने के लिए काम करना शुरू कर दो, वो रिटायरमेंट होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। When one or more partner leave the firm and remaining partner continue to do the business, it is known as retirement. अब देखिए, कोई पार्टनर छोड़ के क्यों जाएगा? जैसे हमने एडमिशन में पूछा कि हम क्यों नया पार्टनर लाएंगे, यहां पूछते हैं कि कोई छोड़ के जाएगा क्यों? बुढ़ा हो गया होगा, ठीक है। और क्या कारण हो? ओके, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए पार्टनरशिप की थी, ठीक है। और ट्रांसफर नहीं, कैंसर हो गया, ये भगवान, ऐसे गंदे रीजन बने। चलिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपको छोटा, एक ओल्ड एज, जो बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, बूढ़ा हो गया। पुअर हेल्थ, उसकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्ट्रेन्ड रिलेशंस, बाकी के पार्टनर से नहीं बन रही, ठीक है, अनबन चल रही है, खट्टे हो रहे रिश्ते, तो जा सकते हो। Due to some reasons like old age, poor health, strained relation, an existing partner may decide to retire from the partnership. Due to retirement, the existing partnership come to end. इसको एक लीगल नाम दो, existing partnership. Very good. Reconstitution, यानी ये वाला चैप्टर भी reconstitution का है। तो बाकी के reconstitution के चैप्टर्स की तरह ये भी 5 हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए, Due to retirement, existing partnership come to end and the remaining partner form a new agreement and partnership form is reconstituted with the new terms and conditions. A, B, C, D पार्टनर थे पहले, इन चारों के बीच में पार्टनरशिप अग्रीमेंट था, अब ये चला गया छोड़ के, तो अब नया अग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा? A, B, C, नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। अब आप मुझे बताएं, अगर डी छोड़ के चला गया तो डी का जो शेयर होगा वो किसको मिल जाएगा? ए, बी, सी को। तो यहाँ पे गेनिंग कौन हुआ और सैक्रिफाइसिंग कौन हुआ? डी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हुआ, ये अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। मान लो इसका 1/4 शेयर था, तो ये अगर छोड़ के जा रहा है, ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर इन फेवर ऑफ, तो ये तीनों हो गए गेनिंग। अगर तीनों गेन कर रहे हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कौन गेन कर रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर क्लेम इज सेटल्ड, यानी जब रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, हम उसका हिसाब करके उसको पैसे दे देते हैं। अ पार्टनर रिटायर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एज पर द टर्म्स और हिज और हर विल, ठीक है। अभी एक रीजन आपने बताया था कि भाई उतने ही पीरियड के लिए अग्रीमेंट में आया था, खत्म हो गया, जा रहा है, या फिर सबकी सहमति से जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन वो अगर बिजनेस छोड़ के जाएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी आपको यहाँ पे सीखना है, सिंपल है। चलिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, बी, सी, डी, 4 पार्टनर हैं। मिस्टर डी छोड़ के जा रहे हैं, कौन सी डेट को जा रहे हैं? एग्जाम्पल ले लो, 31 मार्च 2023 को बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं। इस डेट से पहले की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, डी इज ऑल्सो लायबल टू पे, से यस, क्योंकि वो भी पार्टनर थे बिजनेस में। अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। यही मैंने बताया कि 31 मार्च से पहले जितनी भी लायबिलिटी होंगी, ऑब्वियसली डी लायबल है, कोई शक नहीं है। हाउएवर
A retiring partner may be discharged from his liability by the agreement between himself, third party and the continuing partners. देखिए जनरल रूल क्या है कि मिस्टर डी लायबल रहेंगे जब तक वो बिजनेस में थे, तब तक की सारी लायबिलिटीज के लिए वो लायबल है। लेकिन अगर बाकी के पार्टनर चाहें तो वो इन्हें लायबिलिटीज से मुक्त कर सकते हैं कि भाई तू जा रहा है, अब तू भूल जाया, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि एक लायबिलिटी थी अनिकेत की तरफ, इस बिजनेस की, पूरे बिजनेस की, फर्म की जो लायबिलिटी थी अनिकेत की तरफ थी 5 लाख रुपए की, और ये लायबिलिटी इनकर हुई थी रिटायरमेंट से कुछ 2 महीने पहले, 31 जनवरी को। जिस दिन डी रिटायर हुआ उससे 2 महीने पहले अनिकेत की ये लायबिलिटी इनकर हुई थी बिजनेस में। देखिए जनरल रूल यही रहेगा कि चाहे डी चला भी जाए तो भी वो इस लायबिलिटी को पे करने के लिए लायबल है। क्यों? क्योंकि इसके जाने से पहले की लायबिलिटी है, से यस। लेकिन अगर ए बी सी चाहे तो वो इसे मुक्त कर सकते हैं इस लायबिलिटी से कि बेटा तू जा, अब तू भूल जा, हो गया, राइट। लेकिन वो अनिकेत की सहमति से होगा। ही इज द थर्ड पार्टी जिसको ये पैसे देने हैं। पढ़ो इस लाइन को दोबारा। हाउएवर अ रिटायरिंग पार्टनर यानी मिस्टर डी may be discharged from his liability by an agreement between himself, third party and existing partners. थर्ड पार्टी की तरफ ही तो लायबिलिटी है। देखो अनिकेत को पैसे लेने हैं इन लोगों से, देने नहीं हैं। हाँ बात सुनो, अगर डिफॉल्ट हो जाता है बाई चांस तो इवन डी इज लायबल टू पे दिस अमाउंट। डी ये नहीं बोल सकता कि मैं तो बिजनेस छोड़ के चला गया, मैं क्या करूं, तेरे जाने से पहले की लायबिलिटी है ना, तो तुम लायबल हो। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट मिलेंगे, आएंगे उस मुद्दे पे, विल कम टू दैट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट जो लायबिलिटी इनकर होगी। लायबिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, a retiring partner also continues to be the liable to third parties for the act of firm even after his retirement until a public notice is given for retirement. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्टर डी ने बिजनेस छोड़ दिया 31 मार्च को 23, he left the business। इनके जाने के 2 महीने के बाद ये मिस्टर यादव है, इन्होंने कोई लायबिलिटी यहां पे इनकर करवा दी, मान लो 2 लाख रुपए की, और एग्जाम्पल ले लो कि यादव जी ने उधार पे सामान दे दिया। इनकी फर्म को क्या दे दिया? उधार पे सामान। हम इस पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते कि मिस्टर यादव ने शायद डी के नाम पे ये उधार में दिया हो, डी को वो पर्सनली जानते हो कि डी बढ़िया बंदा है, चलो दे दो। समझ में आ रहा है? तो क्या मिस्टर यादव ने कोई गुनाह किया कि अगर उनको पता नहीं था कि मिस्टर डी जा चुके हैं? आप मुझे बताओ, आपकी कोई गलती है? अगर आप उधार पे इस बिजनेस को सामान दे देते हो ये मन में सोच के कि इनके बिजनेस का तो डी पार्ट है, आपने सामान बेच दिया, अब मिस्टर डी लायबल है या नहीं? है। क्यों लायबल है? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि डी ने बिजनेस छोड़ दिया, करेक्ट। तो आप मिस्टर डी को जाके बोल सकते हो कि डी मैंने तो तेरे भरोसे दिया था, इन तीनों पे तो कोई भरोसा था ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो तब भी मिस्टर डी लायबल होंगे इसको 2 लाख रुपए चुकाने को। आ रहे हैं उस मुद्दे पे। उसमें डी की क्या गलती है? वो तो बिजनेस छोड़ के चला गया। इसलिए बोला है कि जब भी तुम बिजनेस छोड़ के जाओ एक पब्लिक नोटिस डालो, न्यूज़पेपर में डालो, वेबसाइट पे, नेट पे, जहां भी जो भी डालना है, आपको एक पब्लिक नोटिस डालना है कि भाई साहब मैंने ये फर्म छोड़ दी, इसके बाद अगर कोई इससे डील करेगा मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मिस्टर डी ने ऐसा पब्लिक नोटिस दिया था न्यूज़पेपर में या जो भी, समझ में आ रहा है, तो देन मिस्टर यादव जब आएंगे कि भाई मैंने तो तेरे भरोसे सामान दिया था, वो बोलेंगे ये देख पब्लिक नोटिस, तूने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है? यानी रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना होगा बिफोर रिटायरमेंट, अदरवाइज वो फिर भी लायबल रहेंगे लायबिलिटीज के लिए। समझ में आ रहा है? आपको स्पेसिफाई करना होगा कि अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूं, करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं।
एडजस्टमेंट्स बच्चों वही एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं पिछले 2 चैप्टर से आपको पढ़ा रही हूँ, सेम 5 एडजस्टमेंट्स है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है, यानी जाने वाले पार्टनर बचे इधर, जब कोई पार्टनर छोड़ के चला जाएगा तो उसके बाद नया रेशियो क्या होगा, कौन सा पार्टनर किस रेशियो में गेन करेगा, ये सब कैलकुलेट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों करनी है ये समझो। ए बी सी डी पार्टनर थे, बहुत साल से ये लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस में जो भी नाम कमाया है मार्केट में, डोंट यू थिंक उसमें डी की भी पूरी हिस्सेदारी है। डी भी तो काम कर रहा था ना, तब जाके मार्केट में आज गुडविल है। तो जिस दिन ये रिटायर होगा उस दिन की जो मार्केट वैल्यू होगी गुडविल की और मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर, मान लो 1/4, आई टेक दिस एग्जाम्पल, 2 लाख की अगर मार्केट में गुडविल है, 1/4 जाने वाले पार्टनर का शेयर है, तो इसको गुडविल के कितने पैसे देने पड़ेंगे, 50,000 रुपए आप इसको दे के भेजोगे कि ले बेटा आज की जो गुडविल है उसमें तेरा बराबर का हिस्सा है, तूने पूरी मेहनत की थी हमारे साथ। समझ में आ रहा है? तो ए बी सी इसको कितने रुपए दे के भेजेंगे, और सवाल उठता है कि ये 50,000 किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। जाने वाले पार्टनर का शेयर जैसे ये बांट रहे हैं अकॉर्डिंगली ये गुडविल का पैसा देंगे। सिंपल है, लॉजिकल है, जाने वाले को मिलने चाहिए गुडविल के पैसे। ये तो नहीं बोल सकते कि गुडविल जब बिकेगी तब पैसे आएंगे तब आना मांगने, नहीं, जाने वाले पार्टनर को पैसा मिलना चाहिए। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, अगेन सेम चीज है। ए बी सी डी पार्टनर थे, कई साल से ये बिजनेस कर रहे थे, तो एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो इन्होंने आज से 5 साल पहले कोई लैंड खरीदी थी 50 लाख की। जिस दिन मिस्टर डी रिटायर हो रहे हैं उस दिन इस लैंड की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो ये जो 50 लाख का गेन हुआ, क्या मिस्टर डी का हक नहीं है उस पर? बिल्कुल है। तो रीवैल्यूएशन का जो गेन लॉस आएगा वो भी मिस्टर डी को देके भेजिए आप। समझ में आ रहा है? जैसे एडमिशन चैप्टर में हम क्या बोल रहे थे कि आने वाले पार्टनर का कोई हक नहीं है क्योंकि भाई तू अभी तक बिजनेस में नहीं था, लेकिन ये तो जाने वाला पार्टनर है ना, अभी तक जो भी कुछ हुआ इसका हकदार ये है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये क्या है? अभी तक जितने भी आपने रिजर्व्स बनाए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो प्रॉफिट्स इकट्ठे किए, डी का बराबर का हक है उस पे, उसको जाने से पहले उस प्रॉफिट का हिस्सा दे के भेजोगे। मान लेते हैं हमारी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का, तो ये जनरल रिजर्व आपने डी के रहते ही बना लिया था, कई साल से डी हमारे साथ है, काम कर रहा है, तो डोंट यू थिंक इसको जाने से पहले हिस्सा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो जनरल रिजर्व का 1/4 हिस्सा हम उसे देके भेजेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये 4 चीजें समझ आ गई, कुछ नया नहीं है अभी तक। अगला है कॉम्प्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। बच्चों इसमें कुछ नया नहीं है, ट्रीटमेंट सारी यही करनी है, बट इस टॉपिक में आपको करना क्या है कि कैलकुलेट करना है कि जाते हुए पार्टनर को कितने पैसे देने हैं। अब उसमें क्या क्या होगा देखिए, उसका कैपिटल बैलेंस आप लौटाएंगे, गुडविल के पैसे देंगे, रिजर्व्स के पैसे देंगे, रीवैल्यूएशन के पैसे देंगे, और जो भी टोटल बनेगा उतना इसका हिसाब करके भेज देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस टॉपिक में क्या करना है, ये सारी ट्रीटमेंट करके आपको ये निकालना है कि भाई मिस्टर जो डी हैं जा रहे हैं उनको कितने पैसे देके भेजना है। सिंपल है, कोई दिक्कत? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसकी थोड़ी सी टेक्निकल है, वो हम जब टॉपिक पे आएंगे तब करेंगे। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शंका? पक्का? चलिए, आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको 2 थ्योरी टॉपिक्स कवर करवा दूं, प्रैक्टिकल हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। पहला टॉपिक लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग निकालने का। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। आप इन्हें रिमेनिंग भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूइंग भी बोल सकते हैं। एज दे अक्वायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, क्या लिखा है? ए बी सी डी 3 पार्टनर थे, पहले इनका रेशियो था, एग्जाम्पल ले लो 1:1:1:1। अब ये छोड़ के चला गया, 1/4 वाला जो पार्टनर था ये छोड़ के चला गया, तो ये प्रॉफिट ऑब्वियसली इन तीनों में बटेगा।
जो ये जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा ए ले ले, ऐसा भी हो सकता है बी ले ले, ए और बी मिला के ले ले, सी को कुछ भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है तीनों बांट ले, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो गेनिंग पार्टनर जो भी होंगे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन गेन कर रहा है जाने वाले पार्टनर का शेयर। चलिए पहले पढ़ते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे पिछले चैप्टर में आपने 11 डिफरेंट केसेस पढ़े थे, टफ था थोड़ा सा, यहाँ पे 2 ही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। पहला केस है व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन। क्या बोला है? व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी पार्टनर हैं सॉरी ए बी सी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देती हूँ कि बी रिटायरिंग पार्टनर है। कौन है? मिस्टर बी रिटायर हो गए, बस आपको इतना ही बोला है। ए बी सी पार्टनर थे, 3:1 रेशियो था, बी रिटायर हो गया, नया रेशियो बताओ, बस इतना ही बोला है। क्या करेंगे बताइए? और कुछ नहीं बोला है बच्चों, आपको दिमाग लगाओ। ए और बी सी ए बी सी पार्टनर थे, 3:1 रेशियो था, बी चला गया और अब बोला है कि नया रेशियो बताओ क्या होगा। 3:1, सिंपली स्ट्राइक आउट, वही लिखा है देखो। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर ओल्ड रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली स्ट्राइकिंग आउट the share of retiring partner and finding denominator of the remaining। यानी A और C के बीच में रेशियो रह जाएगा 3:1, that's it। आपको मेरी बात समझ में आई? 3 पार्टनर का शेयर दिया है, बोला है ये छोड़ के चला गया, आपको नया रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है, सिंपली स्ट्राइक आउट हिज शेयर, दैट्स इट, यू आर डन। कितना सिंपल है ये। और एग्जाम्पल लो, बी सी डी पार्टनर है, 4:5:3 इनका रेशियो था, डी छोड़ के चला गया, बी और सी का नया रेशियो बताओ, 4:5। बच्चों क्या आप इनका गेनिंग रेशियो बता सकते हैं? वही होगा, वेरी गुड, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका गेन रेशियो देखो। अभी आपने क्या सीखा? नया रेशियो निकालना सीखा, अब गेन रेशियो कैसे निकलेगा। In such a case, it is assumed that remaining partners shall continue to share in ratio which existed before the retirement. Thus, effect is that continuing partner gain ratio is same as old ratio। यहाँ पे दोबारा से एक लाइन, if nothing is mentioned about gain ratio, old ratio itself is a, मैंने पिछले चैप्टर में आपको क्या सिखाया था? If nothing is mentioned, old ratio itself is a sacrifice। यहां हम बोल रहे हैं if nothing is mentioned, old ratio itself is a gaining ratio। और नया रेशियो निकालने के लिए क्या किया? सिंपली स्ट्राइक आउट, काट दो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर आप ये बीच का काट देते हैं तो ए और सी का रेशियो बचा 3/4 एंड 1/4, 3:1। समझ में आ रहा है बच्चों या दोबारा बताना है? पक्का? गुड। Okay, next case. When the remaining partner acquire share of retiring partner in a specified ratio। अब यहाँ पे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको बोलेगा जाने वाले पार्टनर का जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ने ऐसे बांट लिया, कोई भी रेशियो हो सकता है, वो कह सकते हैं इक्वली बांट लिया, 2:3 में बांट लिया, 4:3 में बांट लिया, whatever क्वेश्चन देगा आपको। When the remaining partner acquire share of retiring partner in a particular ratio, question will mention। Example लेते हैं, A B C D 4 का लो, 4 3 2 1। ओके, यहाँ पे C को रिटायरिंग बनाते हैं, ठीक है। C इज रिटायरिंग पार्टनर, इसका शेयर कितना है बच्चों? 4 3 7 2/10। आपको क्वेश्चन दे रहा है कि C's शेयर was
इक्वली टेकन बाय ए एंड बी। अब मुझे बताइए सी का जो शेयर था उसका आधा ए ने ले लिया, आधा बी ने ले लिया और सी को कुछ डी को कुछ भी नहीं मिला, तो कैसे कैलकुलेशन होगा बताइए। 2/10 का आधा करो, कितना होगा? 2/20 ले लिया ए ने और उतना ही ले लिया बी ने, से यस। सी को कुछ भी नहीं मिला जा, तो इनका जो पुराना शेयर था उसमें आप इसको ऐड कर दीजिए, जो इनको मिला नया शेयर मिल जाएगा। सिंपल है, आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या आप मुझे गेन रेशियो बता पाएंगे बिना कुछ किए? यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के 1:1 ए और बी, हाँ 1:1:0 कह लो, मतलब ए और बी को ही सिर्फ गेन हुआ है, बाकी सी को कोई गेन नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे यहाँ गेन रेशियो पूछूं तो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि वो इक्वल है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं सीज शेयर वॉज टेकन बाय ए बी एंड सी इन 3:1, फिर क्या करोगे? गेन रेशियो है 3:1, कैलकुलेट कैसे होगा? 2/10 जाने वाले का शेयर था, इंटू 3/6 ए ने ले लिया, 2/6 बी ने ले लिया, 1/6 डी ने ले लिया, तो जो भी आंसर आएगा वो ऐड हो जाएगा। सिंपल है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ थ्योरी समझा रही हूँ, कोई दिक्कत? इफ टाइम परमिट आज ही हम प्रैक्टिकल करेंगे, अदरवाइज कल नेक्स्ट लेक्चर में, कल नहीं परसों। कई बार क्या होता है बच्चों, आपको ऐसा दिया होता है ध्यान से समझना, ए बी सी डी पार्टनर थे, इनका रेशियो था 4:3:1। अब डी चला गया, डी के जाने के बाद इनका रेशियो हो गया 3:1। कैलकुलेट गेन, तो क्या करोगे? कैसे निकालोगे बताओ? गेन के लिए न्यू माइनस ओल्ड होता है और सैक्रिफाइस के लिए ओल्ड माइनस, तो यहाँ पे आप न्यू माइनस ओल्ड करके गेन निकालेंगे। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं, राइट? समझ में आया? यानी दो ही केस है, पहला के सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं बताया, दूसरा के सैक्रिफाइस के बारे में बताया। वो एक पर्टिकुलर रेशियो दिया होगा कि जाने वाले पार्टनर का शेयर इन लोगों ने ऐसे बांट लिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आप में से किसी बच्चे का एग्जाम्पल लेके बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा, या ए बी सी डी? ठीक है, ठीक है, ओके। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक में लिख लें। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट गेन रेशियो, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ गेन रेशियो। वेरी गुड। चलिए, आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर हम आगे चलें। आप लिख रहे हैं? मैं तो सारा लिख रही है, गुड, लिखो। नहीं, दैट्स अ गुड हैबिट, आपको लिखना चाहिए एक्चुअली। मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे ना इंग्लिश के सर हुआ करते थे, तो ही यूज्ड टू से कि आपके हाथ के पास भी मेमोरी होती है, कीप राइटिंग थिंग्स। चलिए बच्चों, हो गया होगा नोट। आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। बड़ा ही सिंपल है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सोच के बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा, हम पढ़े उससे पहले सोच के बताओ। कोई बंदा है जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई ऑलरेडी गुडविल हो तो राइट ऑफ कर देते, वही लिखा है जो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए, पहला है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स और दूसरा है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंपल वाला है, पहले इसको देखते हैं बच्चों। अब बातें नहीं देखो प्लीज। चलिए, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी आपकी बैलेंस शीट में अभी कोई गुडविल गिवन नहीं है। क्या करेंगे? मान लेते हैं ए बी सी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। मिस्टर सी जो है वो रिटायर होके जा रहे हैं, ही इज रिटायरिंग पार्टनर। इनका शेयर कितना हुआ बच्चों? जाते हुए पार्टनर का शेयर कितना हुआ? 1/6। अगर मैं कहूं कि मार्केट में आज की डेट में हमारी जो गुडविल है वो 180 की है, तो जाते हुए पार्टनर को कितने पैसे देने चाहिए?
30,000। कैसे? अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कैसे निकलेगा? 180 इंटू 1/6, 30,000 रुपीज हमें टोटल देने, और ये देगा कौन? ए और बी अपने गेन रेशियो में। किस रेशियो में? अगर यहां कुछ नहीं बोला तो 3:2 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि सी का जो शेयर था इन दोनों ने इक्वली बांट लिया तो गेन शेयर क्या हुआ? इक्वल, 1:1। यानी ये जो 30,000 रुपए जाते हुए पार्टनर को देने हैं वो देगा कौन? ए और बी। किस रेशियो में? जिस रेशियो में इस जाते हुए पार्टनर का शेयर ये लोग लेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं बोला होगा तो 3:2 ही होगा। अगर बताया है तो फिर वो वाला शेयर में ये लोग देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? इफ आई टेक यहाँ पे 3:2 ही लेते हैं, कुछ और गिवन नहीं है, तो गेन रेशियो क्या हो गया? 3:2। एंट्री क्या बनेगी? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 2, 30,000 रुपए इसको देने हैं, देगा कौन? ए और बी। किस रेशियो में? 3:2 में। कौन सा कितना बनेगा अमाउंट? समझ आया बच्चों? कोई दिक्कत है, कोई शक है, कोई शंका है? पक्का? अगर आपकी बुक्स में कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है, इन दैट केस क्या होगा? आप पहले उसे राइट ऑफ कर दीजिए और फिर यही वाली ट्रीटमेंट कर दीजिए। पढ़ लेते हैं। When goodwill exists in books of accounts, existing goodwill will be written off. कौन से रेशियो में राइट ऑफ होती है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड का मतलब हो गया कि सी भी इंक्लूड हो जाएगा। सो एग्जिस्टिंग गुडविल विल बी रिटन ऑफ एंड कैसे होगा? डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल एंड क्रेडिटिंग द गुडविल। लॉजिकल है, गुडविल डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करना है तो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? इसी एग्जाम्पल को लो। अगर मैं कहूं कि बुक्स में 60,000 की गुडविल थी, राइट ऑफ करो इसको। ए बी सी 2 गुडविल, 60,000 की गुडविल, 3 to 1 30 20 10। यानी आप क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, फिर यही ट्रीटमेंट कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, या फिर आप कह लीजिए कंटिन्यूइंग टू आउटगोइंग। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ही गेनिंग होते हैं, राइट? सो इसके ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ गेनिंग पार्टनर और ये सैक्रिफाइसिंग। बच्चों आई वांट कि आप इसे लिखें, अपने हाथ से इसको लिखें एक बार, चीजें याद रहती हैं लिखने से। आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। इतना लिखें, फिर एक गुडविल का छोटा सा टॉपिक है उस पे चलेंगे। पहले इतना नोट करें, मैं साइड हो जाती हूँ। चलिए बच्चों, एक इसमें छोटा सा टॉपिक रहता है, हालांकि ये मैंने पिछले चैप्टर में भी सिखाया था। देखो, गुडविल की जो जनरली ट्रीटमेंट होती है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही होती है, यानी हम गुडविल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट कई बार क्वेश्चन आपसे कह देता है कि जर्नल एंट्री करनी है यूजिंग द वर्ड गुडविल। आपको पिछले चैप्टर में भी सिखाया था कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप क्या करेंगे? टेक फुल गुडविल, फर्म की जो पूरी गुडविल है उसके लिए क्या लिखा है? रेज गुडविल इन ओल्ड रेशियो एंड राइट ऑफ इन द न्यू रेशियो। आप देखेंगे ऐसा करने के बाद आप इस वाली एंट्री पे ही पहुंच जाएंगे। अगर इन दोनों एंट्रीज का नेट ऑफ करके देखेंगे तो यू विल रीच द सेम एंट्री। करके देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, राइट? यहाँ पे बोला है कि समटाइम्स क्वेश्चन स्पेशली आस्क्ड टू गिव जर्नल एंट्री यूजिंग गुडविल, that is raising and writing off. In such a case, first raise the goodwill in old ratio and then immediately write it off in the new ratio. ये पेज 40 जो है आपकी बुक का, उस पे अगर आप जाएंगे तो डिटेल में पूरा दे रखा है, क्योंकि पिछले चैप्टर में सेम टॉपिक था। तो इफ यू गो टू पेज 40 ऑफ योर बुक, आपको इसका डिटेल्ड आंसर मिल जाएगा। रेज गुडविल इन ओल्ड एंड राइट ऑफ इन द न्यू। अब मुझे बताएं, यहाँ पे फर्म की टोटल गुडविल कितनी ली थी हमने? 180, डोंट वरी, 180 की गुडविल ली थी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पूरी गुडविल को रेज करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमने क्या लिया था बच्चों? 3 to 1। तो करिए,
गुडविल को रेज करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बीज कैपिटल टू जी 1,80,000 की गुडविल थी, इसे करना बच्चों रेज होल्ड में 3 to 1 में करना 6 यस 90 60 30 है ना, सही किया क्या मैम ने? ये हो गई रेज। अब करो राइट ऑफ, नए रेशियो में राइट ऑफ करो बच्चों। नया रेशियो में देखो, नए रेशियो में क्या होगा कि सी तो चला गया, यानी बचा कौन? ए और बी, और इनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं बोला हो तो नया रेशियो निकालने के लिए सिंपली स्ट्राइक ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर शेयर, सिंपल। तो नया रेशियो क्या हो गया 3:2। अब हम इसे राइट ऑफ करते हैं 3:2 में। करो राइट ऑफ। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 2 गुडविल, 180 की गुडविल, 3:2 करना, 3:2 में करना है बाबू। 5 से डिवाइड करोगे तो 36 हो जाएगा, 36। ओके हाँ ठीक है। 1,08,000 रुपए ये हो गए और 72 ये हो गए बच्चों। अब इन दोनों जर्नल एंट्री का नेट ऑफ करो, क्या आप इसी एंट्री पे पहुंचते हो? लेट्स सी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ आपको। देखो गुडविल कट हो गई, डेबिट क्रेडिट, हाँ बोलो, कट हो गई ना। अब देखो एक क्रेडिट है 90 और डेबिट है 1,08,000, तो ये 90 कट गया, यहां कितना बचा 18, दोनों तरफ 90 90 काट दिया मैंने। बी का क्रेडिट 60 है, डेबिट 72 है, तो यहां से भी 60 कट गया, यहां से 60 कटने के बाद 12 बचा, और सी का तो है ही क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या बनी, ए इज कैपिटल 18, बी इज कैपिटल 12, टू सी इज कैपिटल 30। सेम जर्नल एंट्री जो हमने ऑलरेडी की थी। समझ में आ रहा है बच्चे? दोबारा बताऊं क्या आपको? दोबारा बताते हैं। देखो नॉर्मली एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये अग्री करते हो, ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन कई बार आपसे क्या कहता है बच्चे कि गुडविल वर्ड का इस्तेमाल करके एंट्री करो। यहाँ पे तो गुडविल वर्ड यूज नहीं हो रहा ना, ये तो सिर्फ पार्टनर के कैपिटल से रूट हो गई, ए कैपिटल बी कैपिटल टू सी इज कैपिटल, ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। आपने गुडविल का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। बट अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि गुडविल वर्ड का इस्तेमाल करके एंट्री करनी है, पहुंचना तो बच्चे इसी एंट्री पे है। देखो ट्रीटमेंट यही करना है, लेकिन रास्ता बदल देना है। कैसे? पहले हम गुडविल को रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, और यहाँ पे आप पूरा गुडविल लेंगे। ये वाली एंट्री हम सिर्फ अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन से की ना, 180 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करके एंट्री की। इस वाले मेथड में आपने पूरी फर्म की गुडविल लेनी है, फुल गुडविल ऑफ द फर्म। 1,80,000 पूरी फर्म की गुडविल थी, पहले मैंने रेज कर दी, फिर मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया न्यू में। लिख लो, रेज किया है ओल्ड में और राइट ऑफ किया है बच्चे न्यू में, ये लिख लो ध्यान से। राइट बच्चे, अभी जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ चेंज इन पीएसआर वाले क्वेश्चन में, फुल फ्लेज क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था। उसमें जो फुल फ्लेज क्वेश्चन था गुडविल की ट्रीटमेंट ये वाले मेथड से पूछी थी। उसमें लिखा था कि गिव ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ। तो अगर ऐसा लिख दे बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ, तो आपको समझ जाना है कि वो किस मेथड की बात कर रहे हैं। दोबारा बताऊं, मैंने पहले पूरी गुडविल रेज की ओल्ड में, राइट ऑफ की नए रेशियो में। तो बच्चे जब हम इनका नेट ऑफ करेंगे अनिकेत, तो यही एंट्री आ रही है। समझ में आ रहा है बाबू? कुछ दोबारा बताऊं? ठीक है, आप इसे लिखेंगे, नहीं समझ आया एक बार लिखो, लिखने से ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से लिखो। व्हाट? ओके, जल्दी से नोट करो। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? कोई शक, कोई शंका, समस्या है तो बताओ। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये आई लिसन टू यू। ठीक है, अभी एक बार मेरी बात सुन लो।
यहाँ पे 2 टॉपिक थ्योरी के खत्म हो गए हैं बच्चे, दोनों के प्रैक्टिकल हम अगली क्लास में खत्म कर देंगे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. थैंक यू.